हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सक्षम प्रैक्टिस है 699 को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। यहाँ पे आपको बताना था कि जो प्रिंटर होता है भाई, उसकी गुणवत्ता के लिए डॉट्स पर इंच में तथा प्रिंट गति को किस में नापा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि यार प्रिंटर्स की जो प्रिंट यानी जो उसका रेजोल्यूशन होता है, बेसिकली आपने देखा हो ना, जैसे पिक्चर्स वगैरह की जो क्वालिटी होती है उसके बारे में बेसिकली बात हो रही है। तो पिक्चर क्वालिटी होती है उसे हम डॉट पर इंच में चेक करते हैं। और इसमें पूछा गया था प्रिंटर की गति को किस में नापा जाता है, यानी मेजर किस में किया जाता है। अब प्रिंटर बेसिकली उसके अंदर मोटर्स लगी हुई होती है, और मोटर्स का मतलब वो कोई घूमता है, आपने देखा होगा ना, एक साउंड से भी उसमें आती है। तो बेसिकली होता क्या है, जो प्रिंटर्स बेसिकली होते हैं उसमें जो मोटर्स लगी हुई होती है, उसकी जो हमें गति होती है हम उसे देखते हैं रोटेशन पर मिनट में। ठीक है, मतलब आरपीएम बेसिकली हम उसे बोला जाता है, रोटेशन पर मिनट। और सिंपली अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर इसको प्रिंटर भी ना देखूं, क्योंकि प्रिंटर्स में मोटर्स ही होती हैं, तो वहाँ पे जो उसकी बेसिकली जो स्पीड होती है, उसकी स्पीड को हम आरपीएम में ही मेजर करते हैं कि रेवोल्यूशन पर मिनट यानी एक मिनट में कितना वो रोटेट कर रहा है या घूम रहा है। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे और आगे हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन था आप लोगों के इस बीच में कि भाई आपको यहाँ पे बताना था कि एमएस वर्ड तथा साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता। अगर आप देखेंगे फाइल मेन्यू में, फाइल के मेन्यू में अगर आप देखेंगे तो यार यहाँ पे सेव एज इसका ऑप्शन आपको मिलेगा, प्रिंट प्रीव्यू का भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन कभी हेडर एवं फुटर का ऑप्शन आपको उस मेन्यू के अंदर नहीं मिलता। हेडर और फुटर आपको डायरेक्टली जो आपकी वर्ड फाइल होती है उसमें आपको डायरेक्टली मिल जाता है ना, हेडर ऊपर फुटर आपको इस टाइप से नीचे देखने को मिल जाता है। तो ये इसमें आपका आंसर सही हो जाता है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली ज़्यादा बताने को कुछ है नहीं, चीज़ें आसान है, बस थोड़ी सी दिमाग में डाल रहा हूँ चीज़ें आप सभी लोगों के। क्वेश्चन था आपके पास नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट किस चीज़ का उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट आपका किस चीज़ का उदाहरण है, तो इसमें आपको देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर के या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, या फिर आपको बताना है यहाँ पे प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के। देखो प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ड प्रोसेसर होता है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर जहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो बेसिकली है क्या, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही तो है, जिसके हेल्प से आप क्या करते हैं कि डिफरेंट फाइलों को वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं, और ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप बाहर से बेसिकली आप जिन्हें इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 89 क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन था परस्पर संबंधी रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है। परस्पर संबंधी रिकॉर्ड के समूह को, अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड्स हैं, या आपके पास कुछ सिंपल सी बात है कि कोई डेटा का अगर समूह है, तो उस डेटा को जो समूह को बोला जाता है वो बोला जाता है आपके पास डेटाबेस। ठीक, यानी कोई भी जो चीज़ रखी हुई होती है वो डेटाबेस में होती है। और जब भी आप कोई चीज़ लेते हैं, यानी कोई चीज़ इनपुट अगर आप डालते हैं, किसी चीज़ को सर्च करना होता है, तो वो डेटा से ही उठ के आता है, तो बेसिकली वो कहाँ पे होता है, उसको डेटाबेस बोला जाता है। बाकी स्प्रेडशीट तो हमें अभी जस्ट पीछे देख चुके हैं, यूटिलिटी फाइल ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं। मैनेजमेंट सिस्टम वही होते हैं कि आपके पास कुछ ऐसे डिस्क टाइप की फाइल्स होती हैं जो आपके पूरे जो सिस्टम की फाइल्स वगैरह होती हैं उनको मैनेज करने का बेसिकली ये काम करते हैं। खैर अभी आपको फिलहाल के लिए डेटाबेस के संबंध में आपको जानकारी पता होनी चाहिए। 90 क्वेश्चन ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर आप लोगों के एग्जाम में फुल फॉर्म वगैरह पूछ ली जाती है। हालांकि अब डे बाई डे जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता चला जा रहा है। फुल फॉर्म कभी पूछ रहा है, अगर हम कुछ प्रीवियस जो हमारे एग्जाम में अगर उनकी बात करें तो फुल फॉर्म नहीं पूछी गई है। हो सकता है किसी और नेक्स्ट एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ली जाए, तो फुल फॉर्म पे आपको जो है थोड़ा सा पकड़ बना के रखनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है उससे बोला जाता है वॉइस ओवर इंटरनेट और प्रोटोकॉल, यानी कि आप इंटरनेट के थ्रू जो है आप बात कर सकते हैं। यानी आपको, जैसे आपके पास सिंपली फ़ोन होता है ना, उसमें एक केबल होती है, तो उस केबल के थ्रू आप जो है बेसिकली बात कर सकते हैं। लेकिन इसमें इस प्रोटोकॉल में आपको कोई भी केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बाय दी थ्रू इंटरनेट जो है आप क्या कर सकते हैं, कॉल वगैरह कर सकते हैं। इसी का मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ होंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, और 91 क्वेश्चन इसमें आपको कुछ दिया है, गॉड को आपको 78 लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था भाई, बहुत सिंपल तरीका है। आप सभी लोग जानते हैं कि भाई हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, किसको, जैसे मेरे पास होता है ना ABCD, अब अपने को कुछ ऐसे लिखना है A1 2 3 4। ठीक, यहाँ पे E हो जाएगा, F हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, कुछ इस टाइप से ये चलेंगे। अब G को जो हम लिख सकते हैं, आप G को वैसे लिखना है, जैसे G को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे G की जो वैल्यू आती है, देखो F के बाद G आता है, G आता है 7th पोजिशन में, नहीं 7th लिखो 7। O आपके पास 15th पोजिशन पे आता है, D आपको पता है 4th पोजिशन पे आ चुका है। ठीक, यहाँ पे D आपका चौथे नंबर पे आता है। इन सभी को ऐड करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे 19 और कितना आ जाएगा 26। तो 26 को
26 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अपने को 78 चाहिए था, 78 तो मिला नहीं, तो अभी आप क्या करेंगे, क्योंकि गॉड में 3 अल्फाबेट्स थे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 78 मिल जाएगा। मतलब ये ऐसा लॉजिक लगाना था आपको, जिसको समझ नहीं आया ये ऐसा लॉजिक लगाना। फिर इसी टाइप से अगर आप ग्रेड में भी सेम यही वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे ना, कि जी की वैल्यू रखेंगे, आर की रखेंगे, ई की रखेंगे, तो आपको कुछ मल्टीप्लाई कर लेना उसको 1 2 3 4 5, लास्ट में 5 से मल्टीप्लाई करने आपको ये मिलेगा 255। अभी अपन GIFT को देखेंगे। जी के लिए वही सारी चीज़ें, जी देखो यहाँ पे जी कौन से पोजीशन पे आएगा, 7th पोजीशन पे है तो इसको ऐसे लिख लो। प्लस आई आप लोग जानते हैं आई 9th पोजीशन पे आता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर एफ की मैं बात करूँ तो F6 पोजीशन पे आता है, ये बिल्कुल सही बात है। जो टी होता है वो आपके 20th पोजीशन पे आता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही हो गई। अब इन सभी को ऐड कर लो, ठीक है, 7 और 6 13 हो जाएगा, और 7 और 6 13, 22 20 42, तो यहाँ पे आ गया 42। अब यहाँ पे कितने आपके अल्फ़ाबेट्स थे, 1 2 3 4, 4 अल्फ़ाबेट्स थे, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8 और 4 चौको हो जाएगा 16, यानी 168 आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। क्लियर हो रही बात, तो ये 168 इस टाइप से यहाँ पे आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 92 की तरफ। अब इस क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला गया है उसकी तरफ चलते रहेंगे। जैसे इसने पहले बोला अनीता भाविस की पत्नी है, अब जैसे क्वेश्चन में बोला गया उसको आप वैसे लिखेंगे, ठीक, उससे थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाती है। कैसे, देखो अनीता भाविस की पत्नी है, अब इसको यहाँ पे लिखो अनीता, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे सिंपली मैंने लिखा अनीता, और जो अनीता है वो क्या है भाई, अब देखो अनीता है तो मतलब मैंने कुछ ऐसा साइन बनाया, ये भाविस की पत्नी यानी मैं इसको कुछ ऐसे बना रहा हूँ, ये पत्नी के लिए होता है साइन। अब ये भाविस है मतलब मेल है, तो भाई मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ पे कि भाविस, कि भाई भाविस मेरा क्या हो गया, ये इसका पति हो गया, ठीक है। अनीता भाविस की पत्नी व चंचल और अनीता की बहन है, इसका मतलब ये जो अनीता है इसकी 2 बहनें हैं यहाँ पे, एक बहन इसकी ये वाली हो गई, कौन सी है ये बहन, चंचल, तो मैं इसको चंचल, ये चंचल इसकी बहन हो गई, और इसकी एक और बहन है, कौन सी, अनीता, चंचल अनीता की बहन है। दिनेश चंचल के पिता हैं, कुछ गड़बड़ हो गई, अनीता भाविस की पत्नी है, वह चंचल अनीता की बहन है, ठीक है, बस इतनी सी बात यहाँ पे बताई गई है, तो आप इसे लिख दो इतना। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, दिनेश चंचल का पिता है, जो दिनेश है वो चंचल का पिता, यानी इसके ऊपर आ जाएंगे भाई साहब दिनेश साहब, क्योंकि इनके पिता हैं, तो ये दिनेश चंचल के पिता भी हो गए, सॉरी चंचल के पिता जो है दिनेश हो गए। जबकि रमेश दिनेश का पुत्र है, यानी दिनेश का एक और पुत्र है, वो है आपके पास रमेश, यहाँ पे आप रमेश लिख लो, ठीक। तो ये कुछ ऐसे बन चुका है। इसका मतलब देखो ये दिनेश की पुत्री हो गई चंचल और ये पुत्र हो गया रमेश, यानी ये आपस में तो भाई बहन होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि इक्वल का साइन हमेशा क्या दिखाता है, एक सिस्टर एंड ब्रदर का रिलेशन शो करता है। तो यहाँ पे देखो ये सारे के सारे क्या हो गए अभी, 1 2 3, ये सारे अभी आपस में भाई बहन हो गए। रमेश की बहनें कौन सी होगी, चंचल और अनीता, क्योंकि दिनेश इनका पिता है। तो यहाँ पे बताना था रमेश और भावेश का से क्या संबंध है। अब देखो ना यहाँ पे भाई जो अनीता है, देखो भावेश और इस रमेश के बीच में संबंध बताना है, क्योंकि जो रमेश है वो अनीता का भाई है, तो यहाँ पे जो भावेश होगा वो रमेश का क्या हो जाएगा, यहाँ पे साला हो जाएगा, सीधी सी बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है भैया, रमेश अनीता की क्या है, बहन है, और ये जो भावेश है वो अनीता का पति है, तो यहाँ पे इसलिए आंसर साला आ जाता है। आगे बढ़ेंगे 93 क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी समझने वाली बात थी, अगर आप समझते तो क्वेश्चन भी आसानी से कर लेके जाते। तो यहाँ पे कुछ आपको इस टाइप से ये चीज़ें दे रखी थी, और मैंने काफ़ी बार जो है, अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो मैंने काफ़ी बार चीज़ें आपको बताई हैं कि आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें लॉजिक क्या बन रहा था आपके पास, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई अगर आप 3 करेंगे तो 27 मिलेगा, सीधी सी बात है, ठीक। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान देंगे 60 मल्टीप्लाई 4 अगर आप करेंगे तो 64 मिलेगा, ये भी बिल्कुल बात सही है। अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि भाई 8 तो मिला, क्योंकि अभी देखो 8 तो मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन कौन सा 8 आएगा, सी वाला आएगा या बी वाला आएगा। तो इसके लिए क्या करना है अपने को, यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे देखो हर एक चीज़ में देखना, ध्यान देना कि आपको यहाँ पे मिलेगा ये सी था, ये बी था, ये ए था, मतलब तीनों अलग अलग आपके पास अल्फ़ाबेट। इसमें देखो बी, इसमें नीचे वाले देखो ए बी सी, इसमें भी तीनों अल्फ़ाबेट अलग अलग। इस वाले में ध्यान देना बी और ए, यानी इसमें एक अल्फ़ाबेट की कमी हो रही है, जो मैं कह सकता हूँ कि सी वाले की अल्फ़ाबेट की कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर बनेगा आपके पास 8 सी, यहाँ पे इसका आंसर बन जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे 94 क्वेश्चन की तरफ। इस 94 क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें क्या लॉजिक बन रहा है, देखो अब देखो इसमें लॉजिक देखो ना कि आपको बहुत ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है, और अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें आपको कुछ ऑड नंबर भी नज़र आ रहे हैं। जैसे इसमें ध्यान दीजिए, इसमें अगर आप ध्यान देंगे 1 के बाद 3 है, 3 के बाद आपके पास 7 आया, 7 के बाद कुछ ना कुछ आने वाला है। कैसे ध्यान देंगे, अब इसको 3 से 1 माइनस करो तो आपके पास आएगा 2, 7 से 3 माइनस अगर आप करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आएगा 4। इसका मतलब यहाँ पे आगे क्या आएगा, यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जो दे मुझे 6,
क्लियर हो रही बात। अब यहाँ पे जो 6 देगा इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जो 6 देगा, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 7 को माइनस करें तो 6 मिलेगा, या 13 बोल लो डायरेक्टली, है ना। यहाँ पे अगर मैं 13 रख दूं भाई तो 6 मिलेगा। अभी देखो इसके बाद जो ये वाला नंबर मिलेगा ना, तो 13 में क्या 8 जोड़ने पे क्या मुझे 21 नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर बनेगा इसका 13 बनेगा। ठीक है, मैं काफ़ी बार चीज़ें बता चुका हूँ, अगर आप रेगुलर वीडियोज़ को फॉलो करते हैं तो किस टाइप से मैंने आपको एक अटैम्प्ट करना बताया, इन सारी चीज़ों को आप उसे समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे 95 क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसे वैसे आप इसे लिखते जाओ, जैसे मैंने आपको तरीके बताए आप उस तरीके से चलिए। जैसे अजय 10 मीटर पूर्व की तरफ चल रहा है तो भाई इसे लिख दो ना, 10 ईस्ट लिख दो इसे, पहली बात। फिर वो 10 मीटर अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब ईस्ट से दाईं ओर मुड़ रहा है ना भाई, देखो ये ईस्ट हो गया, ईस्ट से दाईं ओर मतलब ये इस डायरेक्शन में मुड़ा होगा, यानी यहाँ पे माइनस आएगा। और कितना माइनस आएगा भाई, 10 साउथ आ जाएगा। फिर हर बार वो बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ने का मतलब वो पहले यहाँ आया होगा फिर से बाएं मुड़ा होगा, यानी दोबारा ईस्ट डायरेक्शन में चला होगा। तो दोबारा ईस्ट चला होगा मतलब पहले 5 ईस्ट चलाओ, फिर से वो बाएं मुड़ा, यानी प्लस ये आपके पास चला जाएगा साउथ वाली डायरेक्शन, अब ऊपर चला जाएगा मतलब नॉर्थ वाली डायरेक्शन में। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 15, आपके पास बनेगा नॉर्थ। और फिर यहाँ पे अगेन ये क्या बोल रहा है, फिर से बाएं मुड़ा होगा, यानी यहाँ पे अगेन आपके पास आ जाएगा -15 वेस्ट। क्लियर हो रही बात। अब हमें करना क्या होता है, ईस्ट को ऐड कर दो और ईस्ट और वेस्ट के बीच में कनेक्शन बनाओ। जैसे यहाँ पे आप ध्यान देंगे ये 10 ईस्ट है, ये 5 ईस्ट है, तो 10 और 5 यहाँ पे दोनों मिला के बनेंगे 15 ईस्ट। तो कितने बन गए ये 15 ईस्ट तो बन गए आपके। अब साउथ साइड साथ कुछ है नहीं है अभी, तो 10 साउथ ऐसे रहने दो, प्लस 15 नॉर्थ आप ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ पे आपको मिला है 15 वेस्ट, और आपको पता है हमेशा जो कनेक्शन बनता है वो ईस्ट और वेस्ट के बीच में बनता है, यानी आपका एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन होता है वो ईस्ट और वेस्ट के बीच में होता है। तो यहाँ पे 15 ईस्ट से 15 वेस्ट जो है वो आपका कैंसिल आउट हो गया। अब कनेक्शन जो बनेगा केवल नॉर्थ और साउथ के बीच में बनेगा। आप जानते हैं ये -10 है, ये +15 है, यानी दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, और 15 से 10 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा है, 5 मिलेगा। और डायरेक्शन भी पूछी होती तो ध्यान दो, डायरेक्शन इसमें कौन सी आती, वो नॉर्थ डायरेक्शन आ जाती। क्लियर है बात। अब आप इसको अपने तरीके से कर लेना। बाकी मैं हमेशा जब भी क्वेश्चन करवाता हूँ तो मैं हमेशा उनको इसी टाइप से करवाता हूँ। 96 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब अगेन इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा आपको ये बनाना पड़ेगा। अब देखो कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ यार, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले एक ही काम करना है। काम ये करना है कि आपको पहले सिंगल सिंगल वाले काउंट कर लेने, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए। क्योंकि जब आप सिंगल सिंगल काउंट कर लेते हैं ना तो चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाती हैं। कैसे, अब देखो मैं पहले सिंगल काउंट करके दिखाता हूँ आपको। देखो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 तो सभी को मिले होंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब हमेशा 2 2 की क्लबिंग करो। 2 की क्लबिंग मतलब देखो पहले मैंने सिंगल सिंगल काउंट करे, अब मैंने 2 2 को क्लबिंग करी। इसको और इसको पकड़ लो, क्या इससे मेरे पास कोई ट्रायंगल बन रहा है? आप ध्यान दोगे नहीं, इससे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, इससे ट्रायंगल नहीं बनेगा। लेकिन इस वाले और इस वाले से जरूर मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा नहीं, बड़ा वाला ट्रायंगल। देखो ये वाला और ये वाला बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो मतलब मैं एक और मान लूँ, यहाँ पे समझ में आ रहा ना सभी के, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला। तो मतलब 2 की क्लबिंग करके मुझे ये एक ट्रायंगल मिला। अभी आप इसमें 2 की क्लबिंग और करो, क्या मेरे पास एक ये वाला और ये वाला, इससे एक ट्रायंगल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। कौन सा? ये वाला बन रहा है। देखो ये वाला ये वाला। तो मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ। क्या मेरा यहाँ पे कुछ और की 2 की क्लबिंग से बन रहा है? अगर आप सोचने लगो यार इसको और इसको ले लो, तो ये कहीं पे भी आपका ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन एक कब और कर रहा है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मिला के एक ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। देखो कौन सा, ये वाला और एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। जी बिल्कुल बन रहा है ना ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक और इसमें ले लो इस टाइप से। अब क्या 2 की क्लबिंग? हाँ बिल्कुल, एक यहाँ पे भी बन रहा है, इन दोनों को एक साथ ले लो तो ये पूरा बाहर वाला जो बनता ही है, देखिए ये वाला। तो अगेन आप एक इसमें और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 9 10 11 12। तो मतलब 12 तो सभी को मिले होंगे, नहीं मिले होंगे तो इतना तो सभी ने काउंट कर लिया होगा। क्लियर। अभी हमने 2 2 की क्लबिंग की, अब कोशिश करो 3 तीनों की क्लबिंग करके, यानी 3 ट्रायंगल को एक साथ पकड़ लो। तो क्या 3 को लेने से क्या आपके पास कई ट्रायंगल बन रहा है? देखो अगर आप सोच रहे हैं कि यार चलो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा कोशिश करते हैं इसको इरेज करने की। यहां पे कोशिश क्या है, मतलब देखिए यहां पे 3 3 की क्लबिंग से जैसे ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा वाला? ये वाला पकड़ लो, ये वाला और ये वाला। कैसे?
इसका, इसको, इसको, तीनों को एक साथ लेने पे अपने को एक ट्रायंगल मिल रहा है, तो ठीक है 12 में एक और ऐड कर दो। एक ये वाला देखिए, ये क्या एक ट्रायंगल नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। देखो यहां से लेकर यहां तक, और ये वाला एक बिल्कुल ट्रायंगल है, 3 साइड है इसमें, तो यहां पे एक और मिल गया। तो मतलब 14 तो सभी के पास आ गए होंगे, इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। क्या यहां पे अब देखो हमने तीनों को यहां पे ऐड किया, ठीक है ना भाई? देखो मैं हर एक चीज समझा रहा हूं यार, समझ में आनी चाहिए, सीधी सी बात है। फिर वही ट्रायंगल काउंट करते रह जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि यार कितने बन रहे हैं इसमें। तो मतलब आपको यहां पे 12, 13, 14 तो सभी को मिल गए होंगे, ठीक। अब देखो पहले मैंने एक एक किया, फिर दो दो किया, फिर तीन तीन किया, अब इसमें चार चार की पकड़ लो। चार चार की कौन सी? हाँ, 1 2 3, 4 का कहीं से बन रहा है, 4 का कहीं से बन रहा है। देखिए हो सकता है कि मैंने अभी तक ये वाला काउंट ना किया हो, आप लोग इसे काउंट कर लेना। यहां पे आपके पास ये वाला, कौन सा वाला? एक ये वाला, ये वाला, ये वाला है। इन सभी को लेके, ये 4 को लेके, इनसे मेरे पास एक और ट्रायंगल बनेगा, मतलब यहां पे एक और ट्रायंगल आएगा। तो 13, 14, 15, यानी यहां पे मेरे पास जो बन रहे हैं 15 ट्रायंगल तो मुझे मिल चुके हैं, ठीक। अब किसी के और ज़्यादा बन रहे हैं तो भाई वो बात अलग है। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे आपको 15 ही जो है इसका आंसर होने वाला है। बाकी उसको एक एक करके दोबारा से आप चेक कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख के आप इसमें काउंट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 97 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा दिमागदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन शायद मुझे लगता है कि शायद हर किसी से हुआ भी नहीं होगा, क्योंकि सीजीएल के क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन कभी कभार फंस गए, या इतने अच्छी प्रैक्टिस है तभी आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को? देखो 12 था, इसको लिखना था 6 × 2 माइनस 6 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो आपको मिलेगा यहां पे पहला। दूसरा कैसे मिलेगा? यहां पे 8 × 2 माइनस 8 स्क्वायर माइनस 1, ठीक। तो यहां पे आपके पास क्या मिलेगा? यहां पे आपके पास मिलेगा 63, ठीक है। तो भाई ये वाला लॉजिक आपको चलाना था। 6 × 2 आपके पास क्या होता है? 12 होता है, और ये वाला जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा आपके पास 35। सेम इसी टाइप से 8 × 2 16 हो जाएगा, और यहां पे आपके पास मिलेगा 63, ठीक है ना। तो यहां पे 6 8 और यहां पे 6 8, एक बार उसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार उसको स्क्वायर कीजिए। अब ये जो लॉजिक मैंने बताया है आप लोग इसे नोट कीजिए, और कहीं पे इसे जो है नोट करने के बाद जो है कि कभी दोबारा आपको मौका मिले तो इसको आप चेक कर सकते हैं कि कभी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको कैसे उसे अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में GO को FHNP कुछ ये लिखा गया। अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये कैसे लिखा गया, अभी इसको करने का तरीका वही है, ABCD आप इस टाइप से इसे लिख लीजिए। अभी जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ GO, ये G और O, तो यहाँ पे ये जो G है ना, अगर देखिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ABCDEFGH और I। अब देखो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो, एक G है और एक O है, यानी यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट है, और 2 अल्फ़ाबेट के साथ यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट आए, इसका मतलब एक अल्फ़ाबेट से 2 अल्फ़ाबेट बनी होंगी। अब हमें ये चेक करना है कि G से मेरे 2 अल्फ़ाबेट कैसे बनी है। तो यहाँ पे इस G से 2 अल्फ़ाबेट बनने का मतलब कैसे बनी होंगी? भाई ये मेरा G बीच में था, और इस G में पहले मैंने F ले लिया और फिर मैंने H ले लिया। इसका मतलब भाई G पे क्या आया? पहले इस G को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक F में और एक H में। और इसी टाइप से भाई जो O होगा ना, ये O भी आपके पास क्या आएगा? ये N होगा और ये P में होगा, और इसके बीच में आपके पास क्या आता है? ठीक है ना। फिर ये क्या आता है आपके पास? यहाँ पे N और P आ जाते हैं, IJKLMNOP। देखो ध्यान दीजिएगा, कहीं आपको ऐसा ना लगे यार गड़बड़ हो रही चीज़ें। तो देखो ये जो O आया ना, ये O, तो ये O से पहले वाला है। एक चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ है, जो पहले वाला है उसे पहले लेना है। तो ये O से पहले क्या था? N था, तो इसलिए हमने इसको पहले क्या ले लिया? पहले N को ले लिया। G से पहले क्या था? F था, इसलिए हमने इसको F को पहले ले लिया। तो इस टाइप से आप इसको बेसिकली लेके चलेंगे, और सेम इसमें भी यही करना है आपको SUN वाले में, SU और N, ठीक। अभी देखो यहाँ पे मैं थोड़ी लिख देता हूँ आपके लिए, QRS, क्यों कितना हम लिख ही चुके हैं, और यहाँ पे आ जाएगा T। अभी देखो ये S है ना, तो S से पहले क्या है? R, तो यानी सबसे पहले आपके पास यहाँ पे मिल रहा होगा R, और उसके बाद मिलेगा आपको T, यानी RT वाले आपको बहुत सारे मिल रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे मिल रहे हैं। आप एक काम इसमें और कर सकते हैं, अगर देखिए अब RT बहुत सारे हैं, देखो इसमें भी T भी है, इसमें भी T भी है,
इसमें टी ओ वाला हो गया। देखो लास्ट में सब में थोड़ी अलग मिलेगा आपको, एम वी वी एम ओ एम। इससे बेटर है कि एन वाले को डायरेक्टली चेक करो। एन वाले को डायरेक्टली चेक करोगे आप तो इस एन से पहले क्या है आपके पास, एम, और इसके बाद क्या है, ओ, यानी एम ओ लास्ट जिसके पास है वही आपके पास आंसर होगा, यानी चौथा वाला इसमें आंसर हो जाता है। क्लियर? तो इस टाइप से बेसिकली आपको इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करना था। 99 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और क्वेश्चन 15 अगस्त 2010 को क्या दिन होगा, ये आपके पास बहुत सारे मेथड्स होंगे, आप उन मेथड्स को करते रहिएगा। एक मेथड जिससे मैं हमेशा करवाता हूँ, आपको कैसे करना है भाई, 15 अगस्त 2010 पूछा गया तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये जो 15 अगस्त 2010 है ना, इसको हम 2009 तक पहले विषम दिन निकालते हैं। कहां तक, 2009 तक। इस 2009 को मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा 2000 प्लस 9। ठीक, अब जो 2000 होता है ना, ये 400 से आपके डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसमें विषम दिन निकालो, इसमें विषम दिनों की संख्या आ जाएगी 0। यानी पहले 200 सालों में या 2000 सालों में जो विषम डेज आते हैं वो आते हैं 0। अगर आपको इसको और अच्छे से सीखना है तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी सक्षम अकादमी का जो यूट्यूब चैनल है, उसमें प्लेलिस्ट में जीरो से जो है बेसिक से जो है रीजनिंग सीखने वाली एक प्लेलिस्ट है, उसमें जो है कैलेंडर के बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। वहाँ पे जो है मैंने एक वीडियोस में मिलेगा आपको थंबनेल में कि बिना कोड के आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व करने हैं, तो आप उसमें उस वीडियो को जरूर देखें, उससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी होगी, क्योंकि मैंने डिटेलिंग में वो चीज़ें वहाँ बताई है। तो फिलहाल 2000 में यहाँ पे 0 ऑड डेज होते, कैसे होते, क्यों होते, मैंने सब वहाँ पे बता दिए। इसी टाइप से आपके पास ये 9 ईयर है, इस 9 ईयर को आपको तोड़ना है 2 पार्ट्स में। 9 सालों में आपके पास नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने होते हैं, 4 से डिवाइड करो, यानी इसमें आपके पास आ जाएंगे 2 लीप ईयर, और यहाँ पे आपके पास होगा एक 7 इसमें आ जाएंगे नॉर्मल ईयर। हर एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 4। अब हर एक नॉर्मल ईयर में एक लीप ईयर होता है, इसको मल्टीप्लाई 1 कर लो, एक साल में एक तो 7 साल में 7, यानी यहाँ पे आ जाएगा 7, यानी 4 + 7 आप करेंगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 11। ठीक, तो मतलब ये वाली प्रोसेस तो सबको समझ में आई होगी, नहीं आई तो एक बार वो वीडियो देख लो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एक चीज़ तो ये रहती है। इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, 2009 तक की कंडीशन थी, अब हमें जाना है 15 अगस्त तक, इसलिए हम क्या करेंगे, जनवरी से चलना शुरू करेंगे। जनवरी, आप लोग जानते हैं जनवरी 31वां जाता है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली इसके विषम डेज बनाने की कोशिश करता हूं। जनवरी 31वां जाता है, इसका मतलब यहां पे 3 विषम दिन आ जाएंगे जनवरी में। फरवरी, आप ध्यान देंगे कि 2010 है, तो 2010 का मतलब यहां पे एक नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में जो फरवरी होती है वो 28वीं जाती है, तो मतलब मैं यहां पे ये लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ये 28 है ना, इसमें डायरेक्टली विषम दिन लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपके पास 0। कैसे निकाल रहा हूं, 7 से डिवाइड कर रहा हूं, वो वीडियोस देख लेना, आपको हेल्प मिल जाएगी जो मैं बात कर रहा हूं। फिर यहां पे देखिए, ये जनवरी का हो गया, ये फरवरी का हो गया, अगेन मार्च में 3 आ जाएगा, ये अप्रैल में आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया अप्रैल आपका 30 दिन का होगा, तो यहाँ पे 30/7 आपको 2 मिलेंगे। फिर आपके पास मई में फिर 3, फिर जून में 2, फिर जुलाई में 3, क्योंकि जुलाई और अगस्त आपके पास दोनों 31वां जाता है, लेकिन यहाँ पे जुलाई अगस्त में क्या होगा, क्योंकि मुझे अगस्त केवल 15 तक जाना है, जुलाई तो आपके पास पूरा 31वां, लेकिन अगस्त केवल 15 तक, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये 31 ना लेके मुझे 15 करना पड़ेगा, और 15 दिनों में ऑड डेज निकालने पड़ेंगे, और 15 दिनों में ऑड डेजों की संख्या डायरेक्टली आ जाएगी आपके पास 1, 7 दूनी 14, 1 बचता है। ठीक, इन सभी को ऐड कर लो, 6 और 2 8 और 3 11, 13, 16 और 17, यहाँ पे आपके पास आएगा 17। क्लियर है बात? तो ये 11 और ये 17, ये 11 और ये आपके पास 17, इन दोनों को अब आपको करना है ऐड, लास्ट में जो भी बचा होगा, और इन दोनों को ऐड करने के बाद आप ध्यान देंगे तो आपके पास आ जाएगा 28। ठीक है, अब 28 में फाइनली आप निकाल देंगे विषम दिनों की संख्या, और फाइनली विषम दिनों की संख्या यहां पे आपके पास आती है 0। 7 चौको 28, विषम दिन कितने आ गए, 0। अब एक चीज ध्यान रखना, 0 लास्ट में जो भी आता है, 0 का मतलब होता है संडे। ठीक, 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब हो गया मंडे, अगर 1 आ रहा होता तो फिर मंडे होता है, यानी यहाँ पे 0 आया है, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा रविवार, यानी 15 अगस्त 2010 को आपके पास जो रहा होगा रविवार रहा होगा, कैलेंडर भी आप चेक कर सकते हैं। इसको और अच्छे से सीखने के लिए आप वो वीडियोस को जरूर देखें, ताकि जो है आपको और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ पाए। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आज का 100th क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो, ये क्वेश्चन तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती यार। यहाँ पे लिखा गया, क्या लिखा गया, रक्त का रंग कैसा होता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं रक्त का रंग लाल होता है। अब इसमें ऊपर देखो, लाल को क्या बोला गया है, सफ़ेद को लाल बोला गया, लाल को बोला गया नीला, क्योंकि रक्त का कलर होता है लाल और लाल को बोला नीला, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर होगा डायरेक्टली नीला। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। बाकी किसी को कोई डाउट्स हैं तो फिर बाकी आपके जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें आप पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड
थैंक्स टू ऑल।